नमस्कार, स्वागत है आपका कोर्ट्स दिस वीक में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर दिया, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस करेंगे। साथ में केंद्र और पंजाब सरकार की जांच कमेटियों को भंग कर दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि कोर्ट ने केंद्र को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि अगर पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया और जांच समिति बना दी गई तो अदालत में आने का क्या मतलब। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र हम पर बेवजह आरोप न लगाए, अगर पुलिस की गलती हुई है तो कार्रवाई होगी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान तय किया गया कि सुरक्षा चूक की जांच हो। जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली कमेटी करेगी। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के IG, चंडीगढ़ के DGP, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के ADGP सिक्योरिटी शामिल होंगे। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और पंजाब दोनों को अपने अपने पैनल द्वारा जांच पर रोक लगाने के लिए कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। CJI MV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि अगर केंद्र पहले से कारण नोटिस में अपनी कार्रवाई तय कर चुका है तो कोर्ट में आने का क्या मतलब है। आपका कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है। समिति गठित करके आप पूछताछ करना चाहते हैं कि क्या SPG अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। फिर आप राज्य के मुख्य सचिव और DG को दोषी मानते हैं। किसने उन्हें दोषी ठहराया। पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र अफसरों को नोटिस भेजकर धमका रहा है। अगर कोई अफसर जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह के आरोप न लगाए जाएं। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला है। साथ ही कहा कि अगर अफसर दोषी निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। पंजाब सरकार के वकील DS पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट के आगे स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की मांग रखी। हम उस कमेटी में सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों पर अभी आरोप न लगाया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह नोटिस कोर्ट आदेश से पहले जारी किए गए थे। राज्य सरकार के मन में भ्रांतियां हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरी प्रक्रिया के पालन में गड़बड़ी हुई है। ये तथ्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा में चूक और लापरवाही हुई। ब्लू बुक में साफ है कि सुरक्षा का इंतजाम राज्य पुलिस महानिदेशक की देखरेख में स्थानीय पुलिस करती है। इसमें इंटेलिजेंस डायरेक्टर और CID समेत कई विभागों के इनपुट का योगदान होता है। साथ ही मेहता ने कहा कि ये पूरी तरह से खुफिया विफलता थी। पंजाब पुलिस के DG को PM के काफिले को स्पष्ट सूचना देनी थी। SPG एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं। ये बहुत गंभीर है कि राज्य उनका बचाव कर रहा है। इसी के चलते केंद्रीय कमेटी बनानी पड़ी। पंजाब के जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेने में कोई हर्ज नहीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को PM दौरे का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी है। आपको बता दें कि जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में होगी और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि उनके साथ ही NIA के DG के प्रतिनिधि के तौर पर IG, चंडीगढ़ के DGP, पंजाब के ADGP सिक्योरिटी और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को PM के दौरे से जुड़े सारे रिकॉर्ड जांच कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस
इंदु मल्होत्रा को देने को कहा है। कमेटी के विचार के लिए बिंदु होंगे और ऐसे आपको बता दें कि बताई जा रहा है कि सुरक्षा उल्लंघन के लिए कौन लोग और किस हद तक जिम्मेदार है। साथ में आवश्यक सुरक्षा के उपचारात्मक उपाय और संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा पर झुकाव भी, इस पर क्या सुझाव मांगा गया है, इस पर भी ध्यान होगा। साथ ही साथ उधर पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी है। राज्य ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल की अगुवाई में गृह सचिव अनुराग वर्मा के साथ जांच कमेटी बना दी है। वहीं केंद्र ने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी अफसरों के साथ ही सुरक्षा सचिव की अगुवाई वाली जांच कमेटी बना दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो ये दोनों जांच अब बंद कर दी गई। पीएम की सुरक्षा चूक के मामले में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब आए थे। उन्हें फिरोजपुर में 42,000 के प्रोजेक्ट्स की नींव के पत्थर रखने के साथ ही चुनावी रैलियों को संबोधित करना था। मौसम खराब होने की वजह से पीएम सड़क मार्ग से रवाना हुए थे। हालांकि प्यारेआना गांव पहुंचने पर उन्हें फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था। हरिद्वार धर्म संसद और दिल्ली में हुए कार्यक्रम में हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। एक याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून और संविधान का हनन हुआ है। वैसे कोर्ट ने अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद पर रोक लगाने से मना किया और राज्य सरकार को ज्ञापन देने को कहा है। याचिका में निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठन के निर्देश देने की मांग की गई है। हरिद्वार धर्म संसद और दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में दिए गए भड़काऊ भाषणों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि इन कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भरी बातें कही गई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस से याचिका पर जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने अलीगढ़ में 23 जनवरी को होने जा रहे धर्म संसद पर अपनी तरफ से रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इसके लिए राज्य सरकार को ज्ञापन दे। पत्रकार कुर्बान अली याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोमवार को मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच के सामने लगा। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि इन कार्यक्रमों में जो कुछ भी हुआ वह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। इन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए। सिब्बल ने ये भी कहा कि कोर्ट उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करे, ये पूछे कि उसने मामले में एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसे हम सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच के सामने लंबित है। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि क्या हम ये सुनवाई कर सकते हैं। हस्तक्षेप करने वालों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के मॉब लिंचिंग दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। यदि उन निर्देशों को लागू किया जाता तो धर्म संसद हेट स्पीच केस में कार्रवाई होती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी किया। याचिका में कानून के कई मसलों को उकेरता है। क्या पुलिस अधिकारी उचित कार्रवाई करने में विफल रहे? क्या पुलिस के ढुलमुल रवैये से किसी वर्ग को नुकसान पहुंच सकता है? क्या पुलिस की ढील पूनावाला केस के दिशा निर्देश के खिलाफ है? क्या हेट स्पीच संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दी गई संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है? पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश ने याचिका दायर कर मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच के लिए विशेष जांच दल से निर्देश देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों की जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए उच्चतम दिशा निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और इस दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पटना हाई कोर्ट के 15 जज याचिकाओं को निपटाने में ही लगे हैं। सारा काम ठप हो गया है। कोर्ट ने शराबबंदी कानून के आरोपियों की जमानत के खिलाफ दायर 40 याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार की शराबबंदी मामले पर सुनवाई की।
इस दौरान कोर्ट ने 40 याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शराबबंदी के मामलों ने अदालतों का दम घोट रखा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इन मामलों ने पटना हाई कोर्ट के कामों को रोक रखा है। इन मामलों के चलते हाई कोर्ट के 15 जज केवल इन मामलों की ही सुनवाई कर रहे हैं और किसी अन्य मामले पर सुनवाई नहीं हो रही है। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी कानून के तहत आरोपियों की अग्रिम और नियमित जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। पीठ ने बिहार सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपियों से जब्त की गई शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कारण के साथ जमानत आदेश पारित करना सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएं। न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि आप जानते हैं कि इस कानून ने पटना उच्च न्यायालय के कामकाज पर कितना प्रभाव डाला है और यहाँ एक मामले को सूचीबद्ध करने में 1 साल लग रहा है और सभी अदालतें शराब से संबंधित जमानत मामलों से भरी पड़ी हैं। ये टिप्पणी काफी महत्व रखती है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक समारोह में बिहार शराब निषेध कानून का उल्लंघन किया था और कहा था कि इसके परिणाम स्वरूप राज्य की अदालतों और उच्च न्यायालय में बहुत सारे जमानत आवेदन दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा था कि कानून बनाने में दूरदर्शिता की कमी सीधे तौर पर अदालतों को अवरुद्ध कर सकती है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि शिकायत ये है कि उच्च न्यायालय ने कानून के गंभीर उल्लंघन में शामिल आरोपियों को बिना कारण बताए जमानत दे दी है, जबकि कानून में इसके तहत गंभीर अपराधों के लिए 10 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। प्रधान न्यायाधीश ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि तो आपके हिसाब से हमें सिर्फ इसलिए जमानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि आपने कानून बना दिया है। पीठ ने तब हत्या पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधान का हवाला दिया और कहा कि जमानत और कभी-कभी इन मामलों में अदालतों द्वारा अग्रिम जमानत भी दी जाती है। पीठ ने राज्य सरकार के मुकदमे को आगे बढ़ाने को कहा क्योंकि उसने पूरी जांच करने के बाद इन मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया है। बिहार में शराबबंदी से जुड़ी लगभग 20,000 जमानत याचिकाएं उच्च न्यायालय या जिला अदालतों में लंबित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने नोएडा में 40 मंजिला 2 टावर्स को गिराने के आदेश का पालन नहीं करने के लिए रियल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड की खिंचाई की है। दरअसल कोर्ट ने अदालत से खिलवाड़ के लिए निदेशकों को जेल भेजने को लेकर चेताया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल घर खरीदारों को किए जाने वाले भुगतान में कटौती का भी संज्ञान लेते हुए कहा कि रियल्टी कंपनी सब कुछ दुरुस्त कर ले और या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कोर्ट ने कहा कि अगर शीर्ष अदालत को लगा कि कंपनी उसके आदेश की अनदेखी करने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है तो अदालत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि 17 जनवरी तक फ्लैट मालिकों को पैसा लौटाया जाए, अन्यथा जेल भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के एमराल्ड केस प्रोजेक्ट के निवेशकों के पैसे न लौटाने के लिए आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 17 जनवरी तक फ्लैट खरीदने वालों के पैसे नहीं लौटाए गए तो कंपनी के निदेशकों को जेल भेजा जाएगा। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से कहा है कि वे अगली सुनवाई तक ये तय करे कि एमराल्ड कोर्ट में बने 40 और 39 मंजिल के 2 टावर्स को गिराने का जिम्मा किसे सौंपा जाएगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना की खंडपीठ ने नोएडा प्राधिकरण को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने और एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। पिछले साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93 में एमराल्ड कोर्ट परिसर में बने सुपरटेक के एपेक्स और सियान नाम के 2 टावर्स गिराने का आदेश दिया था। टावर तय समय में ध्वस्त नहीं किए जा सके, इसके लिए सुपरटेक ने USA की कंपनी एडविस को चुना था। कार्य योजना प्राधिकरण में प्रस्तुत की गई थी, जिस पर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सुझाव दिए थे। ये सुझाव कार्य योजना में दोबारा से शामिल करने के लिए प्राधिकरण ने कहा है। कोर्ट ने माना है कि इन टावर्स को बनाते समय सुपरटेक बिल्डर ने वहां पहले से रह रहे लोगों की सहमति नहीं ली।
950 फ्लैट वाला ये निर्माण नक्शे के हिसाब से सोसाइटी के खुले क्षेत्र में उस जगह बनाया गया जहां से पार्क में जाने का रास्ता था। इस विशाल निर्माण से इमारतों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई। पहले से रह रहे लोगों को रोशनी और हवा पानी में भी समस्या होने लगी। उस दिन कोर्ट ने कहा था कि दोनों टावर्स को 3 महीने में गिराया जाए। इस काम का पूरा खर्च सुपरटेक उठाए। CBRI या किसी अन्य एक्सपर्ट एजेंसी की निगरानी में निर्माण गिराया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि फ्लैट खरीदारों को 2 महीने में पैसे वापस दिए जाएं। उन्हें इस पर 12% ब्याज मिले। इतने साल तक मुकदमा लड़ने के लिए एमराल्ड कोर्ट RWA के भी खर्च की भरपाई की जाए। बिल्डर उन्हें 1 महीने में 2 करोड़ रुपए दे। तय समय बीतने के बावजूद फ्लैट 252 खरीदारों को 12% ब्याज के साथ रुपए नहीं लौटाए जा सके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुपरटेक ग्रुप को 30 अक्टूबर 2021 तक 252 खरीदारों को 12% ब्याज के साथ रकम लौटानी थी। ये रकम करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक बैठ रही थी। इसके चलते ग्रुप के अधिकारी पिछले 2 महीने से प्रयास में जुटे थे कि खरीदारों को वे ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट में यूनिट देकर समझौता कर सकें, लेकिन अधिकांश खरीदार अपनी रकम वापस मांग रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। कोट्टायम की अदालत ने नन रेप केस में आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 100 दिनों से अधिक समय तक चले मुकदमे के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला दिया। जून 2018 में 43 साल की नन ने कोट्टायम में पुलिस से शिकायत की थी कि जालंधर बिशप ने 2014 और 2016 के बीच उसके साथ 13 बार बलात्कार किया था। सत्र कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई और दावपेच भी चला और आखिरकार वह बरी हो गया। केस की तहकीकात करने वाले विशेष जांच दल ने बिशप को सितंबर 2018 में गिरफ्तार किया था और उन पर गलत तरीके से बंधक बनाने, बलात्कार करने, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। केरल के बहुचर्चित नन दुष्कर्म केस में कोट्टायम की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय 1 के न्यायाधीश जी गोपाल कुमार ने इस केस की सुनवाई पूरी कर ये फैसला सुनाया है। फैसले के बाद नन दुष्कर्म मामले की जांच का नेतृत्व करने वाले कोट्टायम के SP हरिशंकर ने कहा कि वो उम्मीद कर रहे थे कि आरोपी को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो पहले ही जांच और अभियोजन दल की बैठक आयोजित करने का फैसला कर चुके थे और वो दोबारा से अपील के लिए आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने से पहले कोट्टायम अतिरिक्त सत्र न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। फैसला आने के बाद फ्रैंको मुलक्कल के वकील CS अजयन ने कहा है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। पीड़ित द्वारा इस मुद्दे को उठाने में 4 साल की देरी की गई। उन्होंने कहा कि जिरह के दौरान उनके सबूत झूठे साबित हुए। अभियोजन पक्ष द्वारा एक ठोस चिकित्सा प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया गया। यह आरोप लगाया गया था कि इससे पहले 2018 में नन ने पहली बार पोप के कार्यालय सहित चर्च के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया था, जिसमें मुलक्कल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे, जो उस समय एक वरिष्ठ बिशप थे। हालांकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। SIT ने कोर्ट में 80 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। चार्जशीट में 3 बिशप, 11 पादरी और 22 नन के नाम शामिल थे। फ्रैंको ने केस रद्द कराने के लिए केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन दोनों कोर्ट ने मना कर दिया था। जून 2018 में जब मुलक्कल पंजाब में जालंधर के प्रमुख थे, तब नन ने कोट्टायम जिला पुलिस प्रमुख के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और मुलक्कल पर 2014 और 2016 के बीच 13 बार बलात्कार करने का आरोप लगाया। मुलक्कल ने मुकदमे का सामना किए बिना आरोप मुक्त करने के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन किया। पादरी ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया था। आवेदन को मार्च 2020 में खारिज कर दिया गया था। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को दोहराया कि उनकी डिस्चार्ज याचिका योग्यता से रहित थी और सुनने से इनकार कर दिया था।
फिर अक्टूबर 2020 में मुलक्कल ने कोविड-19 महामारी के आलोक में अपने मुकदमे को स्थगित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो खारिज किया गया। नन और उनके समर्थकों को कैथोलिक प्रतिष्ठान के भीतर शक्तिशाली व्यक्तियों से विरोध और यहां तक कि धमकियों का सामना करना पड़ा। चर्च ने आरोपी पादरी का समर्थन करना जारी रखा। सिस्टर लूसी कलापुरा, जिन्होंने मुलक्कल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, उनको उनके कॉन्वेंट से बेदखल कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।